नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे अडानी ट्रांसमिशन के ऊपर। आप लोगों ने बहुत क्वेश्चंस करे हैं इस स्टॉक का एनालिसिस कीजिए। पिछले 15 दिन से तो इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब के कमेंट के सेशन में दोनों चैनल के कमेंट्स भरे पड़े थे अडानी ट्रांसमिशन से रिलेटेड। तो मैंने कहा आज इस पे एनालिसिस कर ही दिया जाए। आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन है कमेंट में निसंकोच बिंदास टाइप कर दीजिए, उसका भी नंबर लग जाएगा। धीरे धीरे मैं एक एक स्टॉक को पिक करता हूं, लेकिन जो भी एनालिसिस लाऊंगा वो ईमानदारी से और बहुत तरीके से समझी हुई एनालिसिस ही होगी, वो जल्दबाजी में बनाया हुआ कोई वीडियो नहीं होगा। इसलिए आज बात करेंगे अडानी ट्रांसमिशन के ऊपर, लेकिन ध्यान रखिए किसी टाइप से मैं आपको बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन ये समझाऊंगा जरूर कि जो बायर्स है उनके पास ऑप्शंस क्या क्या है, क्या क्या संभावनाएं हैं, हम उस पर बात करेंगे इस चार्ट के हिसाब से, और यहां पर क्या क्या सेलर्स के पास अपॉर्चुनिटी या संभावना है, और एज अ फ्रेश इन्वेस्टर ट्रेडर आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। फंडामेंटल भी देखेंगे और टेक्निकली भी। सबसे पहले यहां पर आप समझ लीजिए कि स्टॉक का बेसिक चार्ट क्या बोलता है। बेसिक चार्ट कहता है कि अपने हाई से स्टॉक करेक्ट हो चुका है 85% से ज्यादा। 85% का करेक्शन आना किसी स्टॉक में मामूली बात नहीं होती है। सेकंड चीज, यही सेम करेक्शन हो चुका है 2020 के अंदर, स्टॉक टूट चुका है 60% से ज्यादा अपने हाई से। तो इट इज नॉट अ बिग डील एट ऑल कि कोई स्टॉक 60% टूटा है तो वो 60-70% वापस भी टूट जाए। तो यहां पर टूटा हुआ है, पहले भी 60% टूटा था, लेकिन इस बार टूटा है 85%। लोगों को तकलीफ इस चीज की कि एक बड़े रन के बाद टूटा है, तो हाई प्राइस से यहां तक काफी बड़ा डिफरेंस दिखता है, बट परसेंटेज टर्म्स में वो 85% हो जाता है। पीछे ऐसे ही 60% भी स्टॉक ने फॉल करी हुई है। आप एक चीज सोचिए, लोग हो रहे हैं पागल अडानी के स्टॉक्स के चक्कर में। मैं एक क्वेश्चन करता हूं, अडानी ग्रुप के खाली दो स्टॉक चलेंगे, अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स ज्यादातर, या फिर अंबुजा वगैरह है वो अलग चीज हो गई। अडानी जिसके नाम क्या गया, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस, ये है, ये स्टॉक क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स नहीं है, निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट नहीं है। निफ्टी 50 में अडानी एंटरप्राइज आ चुका है, अडानी पोर्ट है, तो उनके अंदर म्यूचुअल फंड की मजबूरी है कि उनको पैसा डालना पड़ेगा। आप चीज को समझिए, वो स्टॉक ज्यादा नहीं गिर सकते, वहां एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी। अगर वो बहुत ज्यादा करेक्ट होते हैं तो वो एक ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड उधर पैसा डालेंगे ही डालेंगे जब तक वो निफ्टी 50 से या नेक्स्ट 50 से बाहर नहीं होते। ऐसे ही ये जो स्टॉक है, ये कहीं भी लार्ज कैप का पार्ट नहीं है, ना निफ्टी का ना निफ्टी नेक्स्ट 50 का। तो इन स्टॉक्स की गिरावट स्वाभाविक है कि इनमें म्यूचुअल फंड का पैसा डायरेक्टली नहीं आता, ना उनके ऊपर कोई ये ऑब्लिगेशन है कि उनको पैसा डालना पड़ेगा, इसलिए ये स्टॉक नहीं चल रहे। बाकी जिनको जो चलने हैं वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनमें पैसा आएगा ही आएगा। बाकी वैल्यूएशन तो बहुत एक्सपेंसिव थे। आज क्या है उसको देखने के लिए पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल। हैव अ लुक एट द फंडामेंटल एनालिसिस। आज के डेट में कैपिटल है, मार्केट कैप है इसकी 85,000 करोड़ की। अब आप कहेंगे तो लार्ज कैप ही है, बिल्कुल वैसे लार्ज कैप है, लेकिन ये ऑब्लिगेशंस में नहीं आते म्यूचुअल फंड के कि इनको पैसा डालना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। स्टॉक का पी अभी चल रहा है 67 का, बुक वैल्यू है 105 की, आरओसी आरओई 10 का है। मुझे कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगता इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए। हाँ, अगर कोई नॉर्मल कंपनी होती मैं कहता ठीक ठाक है, और देखो मैं गलत हो सकता हूं, इस बात का ध्यान रखना। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 71% है, बहुत अच्छा पॉइंट माना जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो 3 का है, मैं इसे अच्छा नहीं मानता हूं। ईपीएस 11 का है, मैं भी इसे अच्छा नहीं मानता हूं। प्रॉफिट की ग्रोथ 4% रही है, जो ठीक ठाक कही जाएगी, बहुत अच्छी नहीं कह सकते इस वैल्यूएशन के हिसाब से। यहां पे बात करें फ्री कैश फ्लो की तो वो अच्छा है, 3000 करोड़ के लगभग का। मार्केट कैप टू सेल 6 टाइम्स है। ऐसा नहीं है कि ये कोई कंपनी बहुत मोनोपोली बिजनेस कर रही हो तो इसके लिए वो जस्टिफाइड हो, मुझे थोड़ा कम जस्टिफाइड लगता है। पीजी रेशियो 32 का है, बिल्कुल भी जस्टिफाइड मेरे हिसाब से तो नहीं है। अब अडानी एंटरप्राइज, अडानी ट्रांसमिशन है जो करता क्या है, ये क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है, कमीशन करता है, सेटअप करता है, ऑपरेट करता है, मेंटेन करता है इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इन इंडिया, और इसके अंदर इसका मार्केट शेयर शायद 25% के आसपास है, जहां तक मुझे जानकारी है। मैंने इन डेप्थ एनालिसिस नहीं किया है। आइए आगे चलते हैं। इसका एवरेज पी देखिए 5 सालों का 57 का है, और एक टाइम पे पी चला गया था दोस्तों 400 से ऊपर। 400 से ऊपर 57 का एवरेज पी है स्टॉक का, 400 से ऊपर था। फिर आप सोचते हो कि वो स्टॉक वहां से भी चलेगा, मजाक थोड़ी है, हलवा है क्या? आगे समझिए। यहां पे बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो ध्यान से देखिए कंपनी के कोई ऐसा देखते हैं कि क्वार्टर रिजल्ट में ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि भैया इतनी बड़ी ग्रोथ आई थी। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। देखते हैं या तो प्रॉफिट में कुछ मिलेगा या सेल्स में मिलेगा। 3187 करोड़ की सेल्स मार्च 2020 में, 3187 की सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 34%, नेट प्रॉफिट आया था 59 या 60 करोड़ का मार्च 2023। आज से 3 साल, मतलब उस टाइम से 3 साल बाद 3358 की सेल्स, कोई बहुत बड़ी सेल्स ग्रोथ नहीं है, 10% भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 36%, बढ़िया कहा जाएगा, इसको अच्छा कहना होगा, ये बढ़िया चीज है कि इतना बढ़िया मार्जिन कंपनी मेंटेन कर रही है। प्रॉफिट 440 करोड़ का, यानी लगभग 7-8 टाइम ज्यादा।
तो ये जबरदस्त ग्रोथ रही है, इसलिए वैल्यूएशंस मिले थे। लेकिन क्या वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड थे? और ये प्रॉफिट आ कहां से रहा है? क्योंकि मार्जिन तो 36% ही है ऑपरेटिंग, यानी पहले अगर देखा जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट था मार्च 20 में 1088 करोड़, लगभग 1100 करोड़ का, आज है 1203 करोड़, 1233 करोड़ का। तो अगर इतना ही हुआ है, 100 करोड़ ही प्रॉफिट बढ़ा है, तो यहां पर ये 440 करोड़ कैसे आ गया? इसका रीजन है अदर इनकम। अदर इनकम को ध्यान से देखिए, अदर इनकम 500 करोड़ की रही है इस क्वार्टर में। अब दिसंबर 2022 के अंदर सबसे बढ़िया रिजल्ट आया था, 478 करोड़ का प्रॉफिट था, 3552 करोड़ की सेल्स, जो कि हाईएस्ट एवर दिख रही है मुझे अभी तक की, और मार्जिन मेंटेन किया था 42% का, जो भी अच्छा माना जाएगा। तो ये जरूर कह सकते हैं प्रॉफिट में ग्रोथ है, प्रॉफिट की वजह से स्टॉक गया है। लेकिन वो एक टाइम पे बहुत ओवर वैल्यूड था, बट आज क्या ओवर वैल्यूड है वो एनालाइज आज हम करने वाले हैं। लेकिन इतना पता चल गया कि यहां पर फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, साउंड है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जो वैल्यूएशन इसको पहले मिले थे। 400-500 करोड़ का प्रॉफिट बनाना कितनी बढ़िया बात होती है। अगर वो 3000 6,500 की सेल्स कर रही है तो पर क्वार्टर का इतना प्रॉफिट है, तो मुझे तो अच्छा लगता है। कंपनी के फंडामेंटल में मैं यहां पे कोई इश्यू नहीं कह सकता। हां, बाकी जो नेगेटिव पॉइंट है वो नेगेटिव में बोलूंगा। आगे समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस कई साल का देख लीजिए, 2015 से लेके अभी तक का, 2000 आप देखिए 20, 21, 22 और 23 की सेल्स देखिए, कोई बहुत बड़ी मेजर जंप नहीं है सिवाय 23 की सेल्स के, जिसमें 13,000 करोड़ से ऊपर की सेल्स है। यहां पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 700 करोड़ का प्रॉफिट था 20 में, और आज है वो 1281 करोड़ का, अच्छा कहा जाएगा। लेकिन पिछले 3 साल का प्रॉफिट देखिए, 1290, 1236, 1281 करोड़। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी कोई ग्रोथ थी। ये कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन वो जो वैल्यूएशंस थे वो अच्छे नहीं थे। अब आज वैल्यूएशन खराब है क्या? वही तो एनालाइज करेंगे। आगे समझिए, सेल्स ग्रोथ देखिए पिछले 5 साल की 28% है, बढ़िया मानी जाएगी। 3 साल की सिर्फ 5% है, खराब कही जाएगी। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की सिर्फ 2% है, और 3 साल की यहाँ पे 21% है, ये अच्छी कही जाएगी। स्टॉक प्राइस CAGR ठीक ठाक था, 57%, 45%, लेकिन लास्ट एक ईयर में खराब हुआ है। अगर पिछले वाले CAGR रहते तो बहुत बढ़िया होता, और ये जब 4000 था तो ये CAGR 200% से ऊपर का था। अब तो खैर करेक्ट हो गया, इसलिए कम दिखा रहा है आपको। रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 10-12% की है, कोई बहुत अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं कह सकते, वैसे अच्छी कह सकते, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है। आगे चलिए, यहां पर बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, इसको समझिएगा। प्रोमोटर्स के पास 74% की होल्डिंग थी पिछले क्वार्टर तक, दिसंबर 22 तक। इस क्वार्टर में हो गई 71% की। किसने बेचा है माल पता है? हमारे गौतम भाई ने, इन्होंने माल बेचा है, 3% से होल्डिंग कम कर ली है। अब आप कहेंगे दिखाओ प्रूफ दिखाओ, तो प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखो 56.48% होल्डिंग थी गौतम भाई की, वो हो गई 53.93%, तो 3% के लगभग इन्होंने माल बेच दिया। अब यहां पर अभी आप ध्यान दीजिए कि पब्लिक की होल्डिंग सिर्फ आपको 3% दिख रही है, 3-3.5%। लेकिन अभी एक कंपनी है राजीव जैन जी की, एक फर्म है GQG पार्टनर्स, उन्होंने अभी इस क्वार्टर में जो कि अभी चल रहा है, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, उन्होंने 769 के प्राइस पे इसका 3% इक्विटी खरीदा है, और यहां पर इसके प्रमोटर ग्रुप ने ही उसके शेयर बेचे हैं। वो कोई दूसरी कंपनी है, उसने शेयर बेचे हैं और इन्होंने GQG ने खरीदा है। अब GQG पार्टनर्स जो है, यानी राजीव जैन की जो फर्म है, उन्होंने खरीदा है 3% स्टेक 2626 करोड़ में, ये इन्होंने अभी खरीदा है। तो वो क्यों खरीद रहे हैं वो उनको पता है, या तो उनको कुछ बहुत ग्रोथ दिख रही होगी, और ये प्रमोटर जो है वो क्यों बेच रहे हैं, अब ये समझने वाली बात है। ना आप समझ सकते हैं ना मैं समझ सकता, कंपनी के इंटरनल आदमी समझ सकते हैं इसको। FIIs की होल्डिंग 21% है, ठीक ठाक कही जाएगी। DIIs की भी 3.8% की होल्डिंग है। अब इस DIIs के अंदर है कौन? सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और कोई नहीं है। म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे बड़े नजर नहीं आ रहे हैं। पब्लिक के पास 3.5% की होल्डिंग, आज का डाटा है, यानी पिछले क्वार्टर तक का डाटा। अब यहाँ पे पब्लिक की 6% हो जाएगी, क्योंकि अगर वो GQG को पब्लिक में शामिल करेंगे तो उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे काउंट करी जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर इन चीजों की कि प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, FIIs की अच्छी है, DIIs की अच्छी है, पब्लिक में भी बड़े प्लेयर ले रहे हैं, तो आखिर माल बेचा किसने? क्योंकि पब्लिक के पास तो होल्डिंग थी नहीं, माल बेचा किसने? माल इन्हीं में से किसी ने बेचा है, इन्हीं में से किन्हीं लोगों ने उन माल को खाली किया है, हैंड एक्सचेंज करे हैं, और ये पैसा घुमाया गया है, ऐसा इसको देख के लगता है। बाकी देखो पब्लिक को कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि पब्लिक की इसमें बहुत बड़ी होल्डिंग है ही नहीं, और जिन्होंने लिए हैं उनको तो डेफिनेटली नुकसान हुआ ही होगा। अब चार्ट पे करते हैं चर्चा, क्लियर पिक्चर हम वही समझेंगे। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। आज की डेट में क्या करना है वही पता चलेगा। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। ये मंथली चार्ट है अडानी ट्रांसमिशन का, ध्यान से देखिए। 85% टूटा, हमने बात करी, और उससे पहले देखिए 60% टूटा था। अब 60% उस टाइम हाई क्या बना था? लगभग बना था 366, और लो बना था यहाँ पे 147 का, तो वो हमें नजर नहीं आता। लेकिन जब 4000 का स्टॉक अगर 600 आता है तो हमें लगता है कि बहुत टूट गया। एक्चुअली वो 85% टूटा है, हमें ध्यान रखना होगा, और 60% तो पहले भी टूटा हुआ ही था। अब आगे समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ये मंथली कैंडल्स है, मैं इन ड्रॉइंग्स को हटाता हूँ, कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप आप समझेंगे। पहले हम चीजें क्लियर करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आज
की डेट में। अगर आपके पास होल्डिंग में है क्या ऑप्शन है, फ्रेश करना है तो क्या ऑप्शन है, किसे करना चाहिए ये भी क्या ऑप्शन है वो हम बात करेंगे। आगे समझिए, यहां पर ध्यान दीजिए कि स्टॉक के अंदर जो हाई था वहां से टूट के एक बॉटम बना 631 के आसपास। अब ये एक मंथली कैंडल है, इस मंथली कैंडल का जो हाई है वो आ रहा है 1168, 1168 पे। यहां पर मैं 1170 समझ लीजिए, मैं यहां पे लाइन लगाता हूं 1170 की। चलिए मैं इसको प्राइस को कर देता हूं, ये आ गया 1168। चलिए इसको प्राइस ये आ गया हमारे पास में, हमने लगाया। नीचे में लो है 631। अब इस मंथली चार्ट को ध्यान से समझिए, मैं इसको समझाता हूं आपको थोड़ा सा, इसको बढ़ा करके। ये देखिए ये मंथली कैंडल है मार्च 2023 की। अब मार्च 2023 का हाई और मार्च 2023 का लो इस स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद ये खाली इनसाइड पे इनसाइड कैंडल बना रहा है और ट्रेंड नेगेटिव क्यों है वो भी समझ लो कि ये उसके बाद ऊपर जाने की अटेम्प्ट नहीं कर रहा, बल्कि नीचे आके इसको या तो रिटेस्ट करेगा या तोड़ेगा। अब क्या होता है वो भी देखेंगे, लेकिन मंथली चार्ट पे ये पता चल गया कि स्टॉक में 1168 के ऊपर तेजी है, उससे पहले नहीं है। तो अभी तो 700 चल रहा है, तो क्या इतना वेट करें क्या, उसके ऊपर लेंगे, अभी पता चल जाएगा। देखते हैं क्या कर सकते हैं। आओ उसके बाद देखते हैं हम वीकली चार्ट को। हैव अ लुक एट वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे भी आप ध्यान से देख लीजिए कि उसी लेवल को यहाँ पे इंपॉर्टेंस मिली हुई है, वहां से स्टॉक अभी भी ऊपर नहीं जा पा रहा, नीचे की साइड की जर्नी करने की कोशिश कर रहा है। जबकि न्यूज पॉजिटिव है कि अभी किसी ने यहाँ पे 2626 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बाद भी नहीं चल रहा। क्यों भाई, पता करेंगे अभी। तो मंथली चार्ट और डेली चार्ट, ये वीकली चार्ट दोनों नेगेटिव। हैव अ लुक एट द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे लगाते हैं जरा 200 डेमा, तो 200 डेमा तो भी बहुत ऊपर है, ये तो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा। ये तो अभी 1500 के आसपास आ रहा है और अभी हम 700 पे, यानी डबल है वो तो इतना तो हम वेट कर भी नहीं सकते और ना कुछ सोच सकते हैं। तो किया क्या जाए, ट्रेंड तो अभी भी नेगेटिव है, बॉटम के कंफर्मेशंस नहीं आए हैं। फंडामेंटल हाँ पहले हम कह सकते हैं कि ओवरवैल्यूड बहुत ज्यादा थे, आज भी ओवरवैल्यूड है, बट उतने नहीं है। कंपनी के प्रॉफिट तो ठीक है, तो क्या करा जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, अभी आएगा। अब देखना यहां पर इसको मैं मिटाता हूं, चलिए मिटाता नहीं हूं इसको, पहले मैं आपके सामने यहां से इसको हाइड करके यहां पे चलते हैं वीकली चार्ट पे। पहले कुछ सपोर्ट समझाता हूं आपको। स्टॉक के लिए आज के दिन में 631 का बड़ा सपोर्ट है, अगर इसे तोड़ता है तो स्टॉक के लिए सीधा बड़ा सपोर्ट होगा 525 के आसपास। 525 को तोड़ा तो फिर 450, 60 और इसको भी तोड़ा तो समझ लीजिए स्टॉक कहां जाएगा, प्री कोविड हाईज को टच करने, जो कि 370 के पास है। मैं एग्जैक्ट लेवल नहीं लगा पा रहा हूं, हाँ 370 के आसपास होंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं लिख देता हूं, इससे बढ़िया मैं आपके सामने यहाँ पे लिख दूं कि 631 पहला सपोर्ट है, उसको तोड़ने के बाद में जो बड़ा सपोर्ट हो 525 के आसपास है, और उसको तोड़ा तो फिर 450 और 370, ये इतने सपोर्ट है स्टॉक के लिए। अब इसका मतलब ये है कि स्टॉक यहाँ आएगा। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां आएगा, मैं कह रहा हूं ये नीचे के सपोर्ट है, नीचे जाता है तो ये संभावना है, ध्यान रखना। ऊपर की साइड में स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, आइए उसको मैं आपको यहां पे प्रेजेंट करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 870 का। अब आप कहेंगे क्यों 870 का लेवल, क्यों, वो इसलिए कि देखो इन प्राइसेस को पीछे देखो कितना बड़ा रेस्पेक्ट मिला हुआ था सपोर्ट रेजिस्टेंस का, आज भी इसी प्राइस को यहां पे एक रेस्पेक्ट मिला है, उसके बाद स्टॉक वापस नीचे आ रहा है। तो एक चीज कंफर्म हुई है, 870 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है हमें एक हल्की फुल्की राहत देखने को मिलेगी। ये समझ में आ जाएगा कि स्टॉक का शायद बॉटम रन हो गया हो, ये चार्ट जो है उसकी पॉसिबिलिटी दर्शाएगा। शायद, गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, जिस लैंग्वेज में समझते हो उसी लैंग्वेज में समझ लीजिए, लेकिन गारंटी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 870 के ऊपर एक हमें इंडिकेशन आ जाएगा कि शायद हो चुका है काम। बाकी प्रॉपर इंडिकेशन, प्रॉपर ट्रेंड तो भैया 1170 के ऊपर रिवर्स होगा, लेकिन उतना वेट थोड़ी किया जा सकता है कि चार्ट पे हम उतना वेट करें। तो ये चीज भी क्लियर हो गई। अब 870 के ऊपर निकला तो फिर ऊपर रेजिस्टेंस क्या है, उसके लिए रेजिस्टेंस भी मैं आपको नोट करा देता हूं। ये रेजिस्टेंस है हमारे पास में 930, 1000 और 1160। वो 1170 है, 10 पॉइंट कम ले रहा हूं। ये तीन रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इन फ्यूचर, ये आपको ध्यान रखने हैं। अभी तक हमने ये बात करी सपोर्ट क्या थे, ट्रेंड क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, आज की डेट में क्या क्या चीजें हमें नजर आ रही है चार्ट पे, कहीं कोई हमें बहुत नेगेटिव या बहुत पॉजिटिव कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिला। अब बात करते हैं जिसके पास होल्डिंग में हो वो क्या कर सकता है, उसके पास क्या ऑप्शन है, ध्यान से समझिएगा। मानो आपके पास ऊपर से लिया हुआ है, किसी भी प्राइस का लिया हो दोस्तों, किसी भी प्राइस का, मैं डायरेक्टली कहता हूं कोई भी प्राइस का आपने ले रखा हो इसको, किसी भी प्राइस का, मेरा सिंपल सी एक बात है, अब स्टॉक जब 85% अपने हाई से टूट गया, 85% टूट गया, कंपनी को लॉस मेकिंग तो है नहीं, प्रॉफिटेबल है, और ऐसा नहीं कि बिजनेस खराब है, रेप्यूटेड ग्रुप भी है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव थे वो अलग बात है, लेकिन अभी की डेट में 85% टूटने के बाद बेचना समझदारी है क्या,
ये आप मुझे बताओ। अगर ऊपर से लिया हुआ है तो बहुत ऊपर से लिया हुआ है तो वो आप डिसाइड करिए। अब आप कहो मेरा तो लिया हुआ ही 630 का है, तो फिर तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाता है स्टॉप लॉस कायदे से देखा जाए तो चार्ट पे। लेकिन ऊपर का लिया हो तो बेचने में कोई समझदारी नहीं है। एक काम किया जा सकता है, बाय ऑन डिप या फिर स्टॉक एसआईपी करके उसको एवरेज बिठा सकते हैं हम चार्ट पे, और जिस दिन हमारे भाव मिले हम उसको बेच सकते हैं। एसआईपी कैसे करी जाए? 5% या 10% अमाउंट जो भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसके हिसाब से करी जा सकती है। इसको हम ऐसा स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई जब स्टॉक के ट्रेंड बुलिश हो तब आप इसमें अपना एवरेज करके कुछ काम करना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको कंसीडर करना होगा बहुत सारी चीजों को, फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछना होगा, बहुत सी चीजें मैटर करेगी। तो बेटर यही कि जिसके पास है ऑलरेडी लिया हुआ वो एसआईपी की तरफ चला जाए और शांति से बैठ जाए कि हाँ देखते हैं क्या होता है। 5% 10% अमाउंट लगा के बैठ जाए, हर महीने या हर हफ्ते वो अपने हिसाब से ले, एवरेज बिठाए और उसके बाद निकाल दे। तो ये ध्यान रखना होगा। दूसरा क्वेश्चन, फ्रेश इन्वेस्टमेंट किसे लेना चाहिए अडानी और कब लेना चाहिए? अभी ले सकते हैं क्या? क्वेश्चन साफ है मेरा। ट्रेंड बुलिश है? नो। ट्रेंड बुलिश? नो। यहाँ पे फंडामेंटल ठीक कह सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा नहीं कि बहुत अट्रैक्टिव और मुंह में पानी आ जाए वो वाला वैल्यूएशन है। नो, मुंह में पानी आने वाला वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन फंडामेंटल वैसे ओके हैं। तो इसको यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि माउथ वेटरिंग वैल्यूएशंस नहीं है। तो अभी लेने की जल्दी क्यों? टेक्निकल भी बुलिश नहीं है, क्यों जल्दी मचाएं? समझे। अब बाकी जिसको मचानी वो अपने हिसाब से देखे, तो ये भी क्लियर होगा। दूसरी एक और चीज की यहाँ पे अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो इस बात को ध्यान रखो, डेली चार्ट पे चलते हैं और इसको समझो कि भैया यहाँ पे सर्किट पे चलता है स्टॉक। जब लोअर सर्किट या अपर सर्किट लड़के तो बिकता और खरीदा नहीं जाता। फिर अगर आपने लिया और उसके बाद लोअर लगे ना तो तैयार रहना, फिर वो 300 400 500 कहां जाकर रुकेगा नहीं पता। ये रिस्क है, समझना होगा। अब कोई चाहता है मैं यहाँ पे आके ऐसे बोलूं नहीं आप ले लो और फटाफट भाग जाएगा, अरे ऐसे नहीं होता। नीचे का रिस्क ध्यान में तो रखना पड़ेगा ना, वो आपको समझाना तो पड़ेगा ना। ये कोई ऐसे थोड़ी कि यहाँ पे आए और हमारे चाचा जी की दुकान है पैसे लिए और चले गए, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो ये भी ध्यान रखना होगा, कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सोच ले कि अपर सर्किट लोअर सर्किट का स्टॉक है तो यहाँ पे उसकी लंका लग सकती है बढ़िया तरीके से अगर लोअर सर्किट लगे तो। तीसरी चीज, तो क्या इस कंपनी को छोड़ दें क्या? इतनी बढ़िया अगर मान लो ऊपर चली गई तो छोड़ दें क्या? अब ध्यान से सुनो, किसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किसे ट्रेड करनी चाहिए, इसमें किसे पैसा लगाना चाहिए? सिर्फ उसे जो कि रिस्क लेने को तैयार है बड़ा, और पूरा अमाउंट एक बार में नहीं लगाना चाहता, स्मॉल अमाउंट के साथ जो इन्वेस्ट करना चाहता है अभी उसके लिए काम की चीज होगी। स्मॉल अमाउंट के साथ जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए काम का होगा, यानी कि थोड़ा बहुत यहां लिया, बाकी रेडी है कि नीचे आए तो और ले लूंगा, नीचे आए तो और ले लूंगा। तीसरा, वो ग्रीडी ना हो। ग्रीडी ना हो मतलब कि उसे ऐसा ना हो कि नहीं मुझे 1 लाख का लेना है तो 1 लाख का लेना ही है। नहीं, अगर उसे 1 लाख का लेना है तो 50,000 का यहाँ ले रहा है, 20,000 का थोड़ा और नीचे ले रहा है, 10,000 का थोड़ा और नीचे, 5,000 का थोड़ा और नीचे, ऐसे 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 करके वो अपनी एवरेज बिठा रहा है। इस टाइप का आदमी हो तो ही कर सकता है। और अगर ऊपर चला गया मानो 50,000 का लेने के बाद, तो वो ये ना सोचे कि मैं इसको 1 लाख का करूँ, फिर वो एग्जिट की सोचे या फिर अपनी तैयारी करे कि हाँ मुझे कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। अगर ग्रीडी है तो नो, रिस्की नहीं हो नो, स्मॉल अमाउंट नहीं लगाना चाहते नो, क्योंकि यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि बड़ा अमाउंट लगाकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, टेंशन जरूर मिलने वाली है, ध्यान रखना। प्रॉफिट तो वही कमाएगा जिसके पास या तो इनसाइडर की कोई न्यूज़ हो या इस कंपनी पे भरोसा हो। तो आपको है, आप तैयार हो इसको यहां से भी और नीचे देखने के लिए, तब तो लगाओ। नहीं हो तो फिर आप सोचो कि क्या बड़ा अमाउंट लगा के आप अपने मन में शांति रख के पैसा कमा पाओगे? नहीं कमा पाओगे। ये ध्यान रखना होगा। ये देखो मेरी स्ट्रेटेजी है, आप फॉलो करें ना करें वो आपके ऊपर है। अब मानो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाना चाहता हूं और मैं 1 लाख डूबते हुए देख सकता हूं पूरे, तो मैं क्या करूंगा? आज पूरा पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं आज आधा उठाऊंगा। उसके बाद यहां से 15-20% और नीचे आया, चलो 10,000 रुपए का और लिया, और नीचे आया 20 का और लिया, और नीचे आया 15 का और लिया। इस तरीके से शेयर को लूंगा, क्योंकि यहाँ बॉटम के तो कंफर्मेशन है नहीं। हाँ, अब अगर स्टॉक मानो 870 के ऊपर जाता है तो क्या मैं ट्रेड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। बुल्स एक्टिव हो जाएंगे जो इसको वापस, मैंने आपको जैसे बताया 930, 1000 और 1170 तक ले जाने की कोशिश करेंगे बुल्स इसको 870 के ऊपर। उस केस में मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर 700 रुपए या 750 रुपए के आसपास प्लेस कर सकता हूं, लेकिन वो बुल्स के ऊपर है, क्योंकि 750 के नीचे फिर से बुल्स जो है वो वीक हो जाएंगे। तो 870 के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी जरूर बन सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। तो आई होप आपको समझ आए कि अडानी ट्रांसमिशन के अंदर अभी क्या हो सकता है। आपको समझना होगा सिर्फ उसके काम का जो रिस्की है, ग्रीडी नहीं है, और जो स्मॉल अमाउंट के साथ काम करना चाहता उसके काम का स्टॉक है। बाकी यहाँ पे समय कितना लग जाए, यहाँ पे अभी और कितना नीचे जाएगा, इसके कोई इंडिकेशंस ही नहीं आ रहे हैं फिलहाल। 630 टूटता है तो और डाउन साइड आपको देखने को मिल सकती है, और पॉसिबिलिटी है उसकी गारंटी नहीं है। 870 के ऊपर एक अपसाइड का मूव बनना चाहिए, उसकी भी पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है। 1170 के ऊपर क्लियर कट हो जाएगा कि स्टॉक का ट्रेंड बदल चुका है, बहुत अच्छी रन आ सकती है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है। तो अब बड़ा
इन्वेस्टमेंट करके कोई सोचता है आज ले लूँ और बस पैसे कमा लूँ, तो भैया ये ध्यान रखना रातों की नींद भी उड़ सकती है, क्योंकि स्टॉक में कोई भी इंडिकेशन चार्ट पे नहीं है बुलिश होने के। भी जब होंगे तब होंगे, अब इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं होंगे, कभी ना कभी जरूर होंगे, लेकिन ये माइंड में रखना होगा कि यहाँ से भी स्टॉक टूटता है तो आपके पास बैकअप प्लान क्या है, ये जरूर ध्यान रखना। आई होप आपको अब सब कुछ क्लियर हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। किसी टाइप का कोई क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अडानी ट्रांसमिशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद कह रहा हूं जिसमें रिस्की है वो ही काम कर सकता है। बाकी देखो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछो जरूर, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए आपको समझाया है कि ऐसी सिचुएशन वैसे चार्ट में आपको क्या करना है। ये वीडियोस, ये व्यूज और ये वेव्स समझने के लिए आपको आना है वेव एनालिसिस में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेव एनालिसिस की डिटेल मिल जाएगी, कॉल कर लीजिए, नंबर है हमारे, पूछ लीजिए वेव एनालिसिस कैसे होता है। 2 महीने आप मेरे साथ 1-to-1 इन वेव्स का एनालिसिस सीखते हो और उसके बाद आप लाइफ टाइम मेरे ट्रेनिंग ग्रुप का पार्ट बने रहते हो, ताकि आप मेरा फायदा ले पाओ और चीजों को समझ पाओ। इसके अलावा अगर हमारे चार्ट लर्निंग ग्रुप से या चार्ट प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना है, इसके अलावा अगर आप हमारे प्रीमियम चार्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूर एंजल ऑफ स्टॉक्स एनालिसिस में अकाउंट खुलाना है। खुला के इस नंबर पर डिटेल भेज दीजिए या लिख दीजिए आई वांट टू ओपन अकाउंट, हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी और फिर आप अपना अकाउंट ओपन करके भी हमारे ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, जहां मेरी इंपॉर्टेंट चार्ट अपडेट कुछ ना कुछ आती रहती है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।